नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम या फिर संविधान का 131वां संशोधन अधिनियम, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार विशेष सत्र के दौरान संसद में लेकर आई। प्रस्ताव खारिज हो गया। प्रस्ताव खारिज होने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास में जो जरूरी बहुमत था, 2/3 का आंकड़ा, वो सदन में नहीं था। उसके बाद में विपक्ष ने जश्न मनाना शुरू किया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित महिला सांसदों ने विपक्ष की घेराबंदी शुरू की। अब उसके बाद में, क्योंकि भारतीय मीडिया की कहानी, उसकी बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय मीडिया इस वक्त जो है वो बटा हुआ है। एक मीडिया जो प्रो बीजेपी और दूसरा मीडिया जो कांग्रेस समर्थित मीडिया है। लेकिन जब हम तथ्यों की बात करते हैं और तथ्यों को नजर में रखकर उनके मेरिट्स के आधार पर आकलन करते हैं, तो फिर कुछ चीजें जो है वो समझ में आती है। अब इसको लेकर विपक्ष भले ही जो है वो खुशियां जश्न मना रहा हो, लेकिन एक तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति ने विपक्ष को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जिसका एहसास विपक्ष को अभी नहीं, लेकिन आप मानकर चलिए कि 2029 से के लोकसभा चुनाव से पहले पहले जो है वो हो जाना है। अब कैसे? तो इसका पहला जो आकलन और पहला जो तथ्य है वो ये निकल कर आता है कि जब धारा 370 एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना था, तो उस वक्त, क्योंकि उस वक्त भी जरूरी था 2/3 बहुमत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता था कि उनके पास जो बहुमत है वो लोकसभा में तो है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है। तो बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। तो रणनीति क्या थी? रणनीति थी, मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं तो पहली रणनीति जिसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को एहसास नहीं था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या करने वाले हैं, तो सूत्रों के हवाले से खबर कभी बाईपास ही नहीं हुई। उसके बाद अमूमन जो बिल लाया जाता है वो लोकसभा में आता है संसदीय समिति के द्वारा, लेकिन उस दिन आप देखिए, क्योंकि आज की स्थिति में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय मंत्री या फिर कोई और, लेकिन उस दिन अमित शाह खुद जो है वो उस बिल को लेकर आए और लोकसभा के बजाय पहले जो है वो राज्यसभा में लेकर आए। तो राज्यसभा में तो बहुमत ही नहीं था, फिर राज्यसभा में क्यों? तो कहानी शुरू होती है उससे 2 महीने पहले। नरेंद्र मोदी की सरकार एक ऑफर रखती है सांसदों के सामने कि आप नीदरलैंड जाएं और नीदरलैंड में वाटर मैनेजमेंट की स्टडी करके आए, सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। विपक्षी सांसदों को सीधे तौर पर इसका ऑफर दिया, क्योंकि विपक्षी सांसदों के लिए वो एक ट्रैप था, उस ट्रैप में वो फंस गए। अब किसी ने सवाल भी पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्यों नहीं जा रहे, तो आपको पता ही होगा, सबका साथ सबका विकास। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो सांसद थे, उन्होंने, आप कह सकते हैं, नए कुर्ते पजामे सिलवाए, प्रेस की, और फिर उसके बाद प्लेन में बैठकर वो चले जाते हैं नीदरलैंड। और उस दिन राज्यसभा में बिल पेश हुआ जिस दिन नीदरलैंड से वापसी की कोई फ्लाइट ना हो, क्योंकि जिस बिल के ऊपर बहस होनी होती है शाम के 5 बजे तक, जो सांसद है वो अगर लौटकर संसद में आ सकते हैं तो वो वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, अगर नहीं आ सकते तो फिर नहीं ले सकते। तो आप समझिए किस तरीके का एक गेम प्लान था। दूसरा, कृषि सुधार कानून हम अक्सर बात करते हैं, क्योंकि विपक्ष के साथ वो भी एक तरीके से धोखा था, उलझा दिया राहुल गांधी की सिक्योरिटी हटाकर। तो गांधी परिवार की सुरक्षा कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वोपरि थी, इसलिए हंगामा हुआ, बहस हुई और उसमें कृषि सुधार के 3 कानून जो है वो पास हो गए। आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए उसको वापस लिया, लेकिन उसके भी कई वजह थी। अब आज के संदर्भ में आप देखिए,
क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह पहले से पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए जो चाल उन्होंने चलनी थी वो सारी चाल जो है वो सदन के पटल पर चली। उन्होंने, आप देखोगे तो अमित शाह ने 1 घंटे का समय भी मांगा कि वो संशोधन करके फिर जो है वो वापस पेश कर देंगे कि हर राज्य की सीटें जो है वो 50% की बढ़ोतरी के साथ परिसीमन किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने ब्लैंक चेक वाली क्रेडिट की बात की, सरकारी पैसे पर जो है वो एड जो है वो छपवाने तक की बात की। मतलब विपक्ष को कन्विंस करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और अगर विपक्ष साथ में खड़ा होता तो भी क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाना था, और अगर नहीं होता तो फिर जो है वो एक नैरेटिव वार छिड़ता। और देख चुके हो आप लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष अब नैरेटिव के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल तब आपको समझ में आएगा जैसे ही जो नारी शक्ति वंदन बिल या संविधान का 131वां संशोधन अधिनियम प्रस्ताव जो गिरा, आप देखिए उसी वक्त ऐसे बैनर आ गए जो राहुल गांधी को महिला विरोधी, कांग्रेस पार्टी को महिला विरोधी। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से ही पूरी थी, उनको पता था कि क्या होने वाला है। और उसके अलावा जैसे ही वोटिंग हुई तुरंत बाद आप देखोगे तो अमित शाह का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्वीट एक के बाद एक और विद इन सेकेंड्स। तो यह दिखाता है कि तैयारी जो है वो पहले से ही पूरी थी, वोटिंग से पहले ही। अब विपक्ष इसका जश्न मना रहा है। तो विपक्ष इसका जश्न क्यों मना रहा है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की चाल में फंस गए? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि आप 2023 का जो नारी शक्ति अधिनियम जो बिल था उसको एज इट इज 33% आरक्षण के साथ पास कर दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त जो है वो ये कह रही थी कि डिलिमिटेशन के साथ में इसको 33% कर दिया जाएगा। अब क्या इस प्रस्ताव से, संविधान संशोधन अधिनियम के गिरने से क्या परिसीमन रुक जाएगा? यह एक जो है वो बड़ा सवाल है। तो अगर ऐसा है तो आप याद करिए 1971 का, जिसमें इंदिरा गांधी ने, जिस वक्त प्रधानमंत्री थी, संविधान में संशोधन करके इसके ऊपर कैप लगा दी गई थी आने वाले 50 सालों के लिए। 2003 में इसको आगे बढ़ाया अटल बिहारी वाजपेयी ने और इसका तय समय था 2026। तो जिन लोगों को यह भ्रम होता है कि 2026 में क्यों, तो इसका आंसर जो है वो आपको यहां से मिल जाएगा। लेकिन जो कैप लगाई गई और उसमें परिसीमन की जो बात की, क्योंकि परिसीमन संविधान का एक हिस्सा है, उसमें मेंशन है, और ऐसी स्थिति में परिसीमन जो है वो संविधान में लिखा गया है कि वो जनसंख्या के आधार पर होगा। अब विपक्ष की बड़ी समस्या 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष जो है वो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो फिर आज सदन के अंदर विपक्ष और सदन के बाहर जो है वो ये हल्ला क्यों मचा रहा है कि इसमें जो है वो दक्षिण राज्यों की अनदेखी की गई है, उनको कमजोर किया जाएगा। और दक्षिण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, यह सबको पता है। उत्तर भारत में जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। तो अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है, या हम कहें कि राहुल गांधी के ही शब्दों के हिसाब से कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, तो उस हिसाब से दक्षिण के राज्यों का क्या हाल होगा? लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार ने यह ऑफर दिया कि सभी राज्यों की सीटें जो है वो 50% बढ़ा दी जाएगी। लेकिन इस दाव को विपक्ष समझ नहीं पाया या फिर उनके कैलकुलेशन में गलती हुई। अब कैलकुलेशन में आप सोचोगे कि कैसे गलती हुई होगी, तो कैलकुलेशन में उत्तर प्रदेश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश में अभी 80 सीटें हैं। तो अगर आप इसको 50% बढ़ाते हो तो ये 40 सीटें और बढ़ जाती है और 80 और 40 120 सीटों वाला उत्तर प्रदेश हो जाता है लोकसभा के लिए। 40 सीट कम नहीं होती। लेकिन दक्षिण के राज्यों में जहां 20 और 30 सीटें हैं तो वहां पर सीटें कितनी बढ़ेगी आप समझ सकते हैं। जैसे अगर 25 या 30 सीट है तो 10 से 15 सीट बढ़ेगी, तो सीटों की संख्या बढ़कर सिर्फ 40 ही होगी। विपक्ष यहां जो कैलकुलेशन थी उसमें धोखा खा गया, क्योंकि विपक्ष को लग रहा था कि जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पर 40-50 सीटें बढ़ रही है, लेकिन जहां पर विपक्ष का शासन है वहां पर एकमात्र जो है वो हम कह सकते हैं कि 10 या 15 सीटें ही बढ़ रही है। तो यह कैलकुलेशन था विपक्ष का, और विपक्ष का कैलकुलेशन अपनी जगह पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही था,
क्योंकि दक्षिण राज्यों की सीटों में बढ़ोतरी कम हो रही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि तो आगे क्या परिसीमन नहीं होगा? तो परिसीमन तो होगा, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया यहां पर कि 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से परिसीमन किया जाए। लेकिन जो प्रावधान था वो था 2026 में जनगणना के बाद। तो अब जनगणना जो है वो चल रही है, हम कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने सदन के पटल पर यह कहा है कि जनगणना शुरू हो चुकी है, घरों की गिनती। तो अब नई जनसंख्या के हिसाब से ऐसे राज्य, दक्षिण के राज्य जिन्होंने जनसंख्या कंट्रोल की, पॉपुलेशन कंट्रोल की, और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एक तरीके से पॉपुलेशन में विस्फोट हुआ। तो ऐसी स्थिति में नई जनसंख्या, या मैं कहूंगा कि जैसे ही जनगणना होगी उसके तुरंत बाद जो है परिसीमन आयोग का गठन होगा और उसके बाद में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अगर आप उस हिसाब से देखते हो कि जनसंख्या के हिसाब से इसका परिसीमन होगा, तो फिर दक्षिण राज्यों की जो सीटें हैं वो बढ़ेगी नहीं, कम होती हुई दिखाई देगी। और अगर कम होती हुई दिखाई देती है तो यही विपक्ष जो आज इसको लेकर जश्न मना रहा है, आप देखिएगा ये रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आएगा 2 साल के बाद में कि आपका जो पहले का जो फॉर्मूला था 2026 का, आप 2011 की जनगणना के हिसाब से, या 50% का जो फॉर्मूला था कि 50% सीटें जो बढ़ाई जानी चाहिए, आप उसी के ऊपर जो है वो काम करिए और ये होगा। तो यहां पर जिन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चाल, आप देखिए कि जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से तवज्जो दी प्रियंका वाड्रा को, एक महिला होने के नाते, और दूसरा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को यह बताने के लिए कि राहुल गांधी से अच्छी वक्ता जो है वो प्रियंका वाड्रा है। और यह अच्छे से पता है कि इस वक्त प्रियंका वाड्रा गुट और राहुल गांधी गुट कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा, अमूमन हमने देखा है कि किसी भी तरीके का ऐसा अगर कोई बिल गिरता है तो सरकार के लोग जो है वो दुखी होते हैं। लेकिन अमित शाह को अगर आप देखोगे उसी वक्त, तो चेहरे पे जो है वो हल्की हल्की मुस्कान भी नजर आती है, क्योंकि वो समझ चुके थे कि विपक्ष जो है वो ट्रैप हो चुका है। और उसके बाद कि इस मुद्दे को ग्रास रूट तक या ग्राउंड तक जो है वो लेकर जाना नैरेटिव वॉर में, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी संगठन स्तर पर कितनी मजबूत है कि इसको सड़क पर लेकर जाएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा, आप देखिए मनरेगा का नाम बदला गया और 5 दिसंबर से यह घोषणा की गई थी कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरेगी। कितने कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के सड़कों पर उतरे? क्योंकि संगठन स्तर पर कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद ही नहीं रहा। पश्चिम बंगाल में वो सपोर्ट कर रहे हैं भले ही टीएमसी को, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है कांग्रेस पार्टी की वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास वहां पर कैडर ही नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर कैसे उतरेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, एक विशाल कैडर और संगठन पे आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी की एक जो है वो छवि बनाने के लिए पूरा प्रयास करेगी कांग्रेस पार्टी की, और उसका खामियाजा, क्योंकि चुनाव जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की नजर में ममता बनर्जी, स्टालिन, आप देख लीजिए राहुल गांधी, वो ऑलरेडी हाशिए पे है, और उसके बाद अगर कोई बचता है तो वो है अखिलेश यादव। तो अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। तो एक तरीके से सबको जो है वो घेर लिया। अब ऐसी सूरत में जब हम यह कहते हैं कि संगठन के स्तर पर आरएसएस और बीजेपी कितनी मजबूत है, तो आप सोचिए कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से भुनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुद्दे की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि यूजीसी के बाद कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की छवि एक तरीके से कमजोर हुई थी। आप मत जाइए, जो प्रो बीजेपी या नरेंद्र मोदी का समर्थित मीडिया है, आप उस पर यकीन मत करिए, क्योंकि उसके दूसरा पहलू यह है कि जो लोग जनरल कैटेगरी में आते थे और वो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते थे, यूजीसी के आने के बाद अचानक से वो जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगलने लग गए। उसका कारण अलग है, तथ्यों की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसका कारण यह है क्योंकि वो उस कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन जो यूजीसी से जो डेंट पहुंचा था,
उसको भुलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अब एक नैरेटिव की नई जो लड़ाई है वो छेड़ दी है, और उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे जो है वो खड़ी दिखाई देती है। इसलिए ये कुछ इशारे हैं जिससे साफ तौर से लगता है कि ये जो है वो एक तैयार की हुई रणनीति थी विपक्ष के लिए, और विपक्ष उसमें जो है वो अपने आप खुद ही चलकर, या हम कहें कि राहुल गांधी की जिद के चलते ट्रैप हो गया। और आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कुछ पार्टियां जो है वो अब टूटती हुई भी दिखाई देगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।